हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 22 में हम लोग पहुंच चुके हैं और इस चैप्टर के भी अभी तक जो है 4 पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये चैप्टर है। जिन लोगों ने ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं हाइलाइट्स क्या रही है अभी तक इस चैप्टर की, और जो हमने यहाँ पर अभी कवर किया है इस कोर्स में उसके बारे में। अभी तक हमने ये देखा है कि क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन होने की वजह से इंडिया के ऊपर क्या क्या असर पड़ा है, ठीक है, अलग अलग सेक्टर में क्या क्या असर हुआ है ये हमने जाना। और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए या जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, उससे लड़ने के लिए इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, क्या क्या कदम लिए हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना, ठीक है। और स्पेसिफिकली पिछले पार्ट में जो है हमने कुछ मिशंस के बारे में बात की थी, हमने बात की थी कुछ ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने के बारे में बात की थी, कैसे बनाया जा सकता है, क्या चीज़ थी, वो सब हमने बात की थी। तो अगर अभी तक आप लोग उस सीरीज़ को नहीं फॉलो कर रहे हैं या आपके पिछले कुछ वीडियोज़ मिस हुए हैं तो आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है उसमें सारे के सारे वीडियोज़ आपको बिल्कुल सीक्वेंस से मिल जाएंगे। अभी तक 22वें चैप्टर में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर अभी तक के 60+ वीडियोस हम लोग इस कोर्स में अभी तक इस वीडियो सीरीज में कवर कर चुके हैं। तो वो आप उस प्लेलिस्ट के लिंक के थ्रू जाके भी देख सकते हैं। बाकी जिन लोगों को ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है, जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, मैं उन लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारे इन एफर्ट्स का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह आप लोगों को मिल जाए जब भी हमारी तरफ से कोई नया वीडियो पोस्ट हो। साथ ही साथ इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर कोर्स में एनरोल करने के फ़ायदे ये है कि आपको सारे के सारे वीडियोस जो है एड फ्री, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेज आप लोगों को मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके थ्रू जाके कोर्स में एनरोल कर लेना है, ठीक है। बहुत ही रीजनेबल रेट्स में जो कोर्स है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। एक बार आप उस लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पे विजिट कीजिए और जाके हमारे कोर्सेज के जो रेट्स हैं उसको देखिए और उसको बाकी जो मार्केट में कोर्सेज अवेलेबल है उससे थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, रेट्स को भी कंपेयर कीजिए, कोर्सेज की क्वालिटी को कंपेयर कीजिए। तो आपको खुद ब खुद जो है एक अंतर, एक सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। ये सारी बातें मैं कोई अपनी तारीफ करने के लिए या हमारे प्लेटफॉर्म की कोई तारीफ करने या बढ़ाई करने के लिए नहीं कर रहा हूं, बट जो फीडबैक हमें आप लोगों से ही, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे मिला है, उसी के बेस पे मैं बातें कर रहा हूं। एक बार आप लोग जरूर देखिए, अगर आप लोगों को कुछ चीज़ पसंद आती है तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए हमारे कोर्सेज के माध्यम से। और अगर आप कुछ चीज़ें चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक कोर्स अगर आप चाहते हैं रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, ठीक है ना, और किसी कोर्स के बारे में अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर से हमें नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर जो हमारे और सोर्सेज हैं जैसे कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, ईमेल आईडी है, उसके थ्रू भी आप हमें बता सकते हैं। ये सारे के सारे लिंक्स भी जो है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग जो है इस चैप्टर को पार्ट 5 में लेके आगे कंटिन्यू करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करेंगे कि इस पार्ट के साथ इस चैप्टर को हम लोग आज कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। देखिए पार्ट 5 को हम स्टार्ट करेंगे मास ट्रांसपोर्ट को लेकर। मास ट्रांसपोर्ट, या फिर मैंने आपको पिछले पार्ट में भी ये चीज़ बताई थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है बढ़ावा देने की बात की जा रही थी। पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने का फ़ायदा क्या है, मैंने आपको बताया कि 10 लोग या 100 लोग अगर अपनी गाड़ी से जाते हैं तो 100 गाड़ियाँ हो जाएंगी मार्केट में या रोड में, आप कह सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर 100 लोग जो है बसेस में जाते हैं, जो कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 बसेस में, मैक्सिमम 2 बसेस, या अगर कम से कैपेसिटी की बस है तो मैक्सिमम 3 बसेस में काम हो जाएगा, है ना। तो उससे आप समझ सकते हैं कहाँ 100 कार और 10 बस, 2 बस है, 3 बसों में कितना आप पॉल्यूशन वगैरह को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको आप बचा सकते हैं, पॉल्यूशन आप कम कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को आप दूषित होने से, डिग्रेड होने से भी बचा सकते हैं। तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की बात यहां पर की जा रही है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा गया है, द नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी emphasizes extensive public transport facilities
एंड नॉन मोटराइज्ड मोड्स ओवर पर्सनल व्हीकल। तो जो ये नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनी है ये एम्फसाइज करती है, ये जोर देती है किसके ऊपर कि एक्सटेंसिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के ऊपर और नॉन मोटराइज्ड मोड्स। नॉन मोटराइज्ड मोड्स मतलब जिनमें मोटर नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं बाईसाइकिल वगैरह जो है, या फिर आप कह सकते हैं जो ई व्हीकल्स वगैरह हैं उनके ऊपर जोर देने की बात की जा रही है ओवर पर्सनल व्हीकल्स, यानी कि जो आपके पर्सनल 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है उसका यूज आप अगर हो सके तो कम करें, ठीक है ना। लेकिन आजकल एक चीज और भी है, पता है आजकल एक चीज क्या है कि पर्सनल व्हीकल्स स्पेसिफिकली द बाइक्स, और वो भी आप कह सकते हैं कि महंगी बाइक्स, ठीक है ना, कार्स, तो वो रखना अपने आप में एक आप कह सकते हैं एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। अगर घर में 4 लोग होते हैं तो 4 गाड़ियां होती है, ठीक है, उसके साथ अगर 1-2 आपके कोई सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ड्राइवर है या आपका कोई गार्ड है, कोई आपका गार्डनर है, माली जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, कोई आपका कुक है, तो सबकी अपनी अपनी गाड़ियां होती है। तो बड़े परिवारों में या आप कह सकते हैं जो बड़े फैमिलीज होती हैं, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास फैमिलीज, जो हाई लेवल फैमिलीज होती है वहां पर ये सारी चीजें होती है। तो वो एक शो ऑफ बन चुका है, एक स्टेटस सिंबल दिखाने की चीज बन चुकी है। आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, बट इस चीज को मैं एक एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं तो इट इज नॉट गुड, ठीक है ना। इसके बाद आगे क्या लिखा है, द एक्सपेंशन ऑफ द मेट्रो रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और आज की डेट में मैंने आपको ऊपर तो एग्जांपल बताया बसेस का, पर उससे भी बेटर एक जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ है और काफी सारे शहरों में अब ये फैल चुका है, जो है मेट्रो रेल, ठीक है ना। मेट्रो रेल दिल्ली में आया है, साथ ही साथ और सिटीज में भी है, चेन्नई, बेंगलोर, जयपुर एक्सेट्रा एक्सेट्रा में बहुत सारी सिटीज है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। एंड अदर मास गैलोर आर स्टेप्स इन इट्स इंप्लीमेंटेशन। तो ये सारी की सारी चीजें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंप्लीमेंट की जा रही है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र recently announced that it will impose a congestion tax to discourage the use of private cars in cities where it has created sufficient public transport capacity। तो इस तरीके के कुछ स्टेट्स जो हैं अपने लेवल पर भी, अपने स्तर पर भी क्या करती हैं, कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर लिखा गया है एग्जांपल के तौर पर कि महाराष्ट्र ने एक कंजेशन टैक्स लगाने की बात की है, ठीक है, ताकि कंजेशन का मतलब क्या है कि जब ट्रैफिक वगैरह ज्यादा होता है तो इस तरीके का टैक्स लगाने की बात यहां पर की जा रही है, ताकि लोग जो है अपनी प्राइवेट गाड़ियों का, प्राइवेट कार्स का जो इस्तेमाल है वो कम कर सके, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है क्लीन एयर इनिशिएटिव्स। क्लीन एयर इनिशिएटिव्स में देखते हैं क्या है, इन अर्बन एरियाज यानी कि शहरी क्षेत्रों में वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन इज एमिशंस फ्रॉम ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की ही हम बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि शहरों में एयर पॉल्यूशन यानी कि जो वायु प्रदूषण है उसका मेजर सोर्स या मुख्य जो स्रोत है वो क्या है, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल से एमिशंस निकलता है वो, ठीक है। और स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं इस तरीके के पॉल्यूशन को कम करने के लिए, वो ये है कि जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा, जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं, उनको पता होगा कि जैसे सीएनजी वगैरह का यहाँ पर यूज किया जाता है। अब जो बसेस वगैरह भी यहाँ पर चलती है सारी की सारी, जैसे डीटीसी की बसेस हैं, स्पेसिफिकली दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है ना, तो वहां पर जितनी ऐसी बसेस हैं वो भी सारी की सारी क्या है, दे डू नॉट रन ऑन फ्यूल, मतलब वो फॉसिल फ्यूल पे जो पेट्रोल डीजल है उस पर नहीं चलती है, दे ऑपरेट ऑन दी सीएनजी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस। तो दिल्ली में है और शहरों में भी है, ठीक है ना। इसके बाद इस तरीके की पॉलिसीज का भी यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि जो ओल्ड और पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको जो है रिटायर कर दिया जाए, यानी कि इस तरीके की पॉलिसीज गवर्नमेंट बीच बीच में लाती रहती है कि 20 साल से पुराने व्हीकल्स जो हैं वो आपके नहीं चलेंगे रोड पे। और इस तरीके के जैसे आपने कुछ नॉर्म्स पढ़े होंगे, दैट इज बीएस नॉर्म्स जो होते हैं, ठीक है ना, भारत स्टेज के जो नॉर्म्स है दैट इज आल्सो रिलेटेड टू पॉल्यूशन। अभी लेटेस्ट जो है दैट इज BS 6 चल रहा है ना। तो बोला जा रहा था कि जिन व्हीकल्स में BS 6 नहीं है, यानी कि जो BS 4 वगैरह के व्हीकल्स हैं उनको अब यूज नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी बातें जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ही की जाती है। और तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ मास ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जब तक मास ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ज्यादा मजबूत नहीं होगा, आप लोगों को अपने प्राइवेट व्हीकल्स या अपनी प्राइवेट कार्स यूज करने के लिए डिस्करेज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लोग फिर ये कहेंगे कि हमें जब जाना है तो हम जाएं कैसे, कोई हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मास ट्रांसपोर्ट तो प्रॉपर है नहीं। तो पहले आपको वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मास ट्रांसपोर्ट का या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, गवर्नमेंट को पहले वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, और फिर आप लोगों को इस तरीके के, जैसे ऊपर हमने पढ़ा कंजेशन टैक्स लगाया गया है, ये सब चीजें आप उसके बाद कर सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसी भी हैं जो सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं, किसके लिए, फॉर द परचेज एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और इंडिया में भी ये ट्रेंड जो है अब काफी चल रहा है, हालांकि पहले नहीं था, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह का ट्रेंड जो है वो चलने लगा है यहाँ पर।
ठीक है ना। इसका बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा जैसे ई रिक्शा वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा क्या है, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। ठीक है, मतलब ये एक ई व्हीकल है, बट जो है जैसे आप अगर नॉर्मल व्हीकल जो नॉर्मल रिक्शा की हम बात करते हैं वो तो पैडल वाला होता था, उससे ऐसा कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। पर मैं आपको जस्ट एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है ना, आजकल आप देख सकते हैं कि जो बाइक्स वगैरह हैं वो भी ई बाइक्स वगैरह आ गई हैं, है ना। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा ऑब्वियस ही बात है, पॉल्यूशन कम होगा, है ना, क्योंकि उससे एमिशंस वगैरह नहीं होने हैं। फिर थर्मल पावर प्लांट के लिए द इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मैंडेटरी। थर्मल पावर प्लांट्स के लिए ESP दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का इंस्टॉलेशन क्या कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। ESP बेसिकली क्या काम करता है, ESP बेसिकली अगर जिन लोगों को नहीं पता है, जो इस बैकग्राउंड से नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि ESP एक सिंपल एक डिवाइस होता है। आप समझ सकते हैं कि एक फिल्टरिंग डिवाइस होता है जो हमारा एग्जॉस्ट गैस, ठीक है ना, जैसे आपको पता है, अगर थोड़ा बहुत भी आपको पावर प्लांट का सेटअप पता है, तो जो लास्ट में एमिशन होता है पूरे के पूरे प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद जो लास्ट में एमिशन होता है वो आपने देखा होगा चिमनीज के थ्रू होता है ना, बड़ी बड़ी चिमनीज होती हैं। तो चिमनी से बाहर निकलने से पहले उस एग्जॉस्ट को जो है थ्रू दी ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के थ्रू पास कराया जाता है, ताकि उससे क्या है कि कुछ हार्मफुल केमिकल्स वगैरह जो है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उसको क्या कर लिया जाता है, वहीं पर ट्रैप कर लिया जाता है, सो दैट कि हम उसको एनवायरनमेंट में जाने से बचा सके। ठीक है, और काफी हद तक इससे जो है सफलता भी इसमें मिली है और काफी ज्यादा पोल्यूशन जो है वो इससे कंट्रोल हुआ भी है। ठीक है, मेनी सिटीज में क्या किया गया है, द पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैव आइदर बीन क्लोज्ड और शिफ्टेड फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज। कई शहरों में इस तरह के कदम भी उठाए गए हैं कि जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी उनको या तो बंद कर दिया गया है या फिर उनको इंडस्ट्रियल एरियाज से काफी दूर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक, इसके बाद एनर्जी डिवाइसेस, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस का प्रमोशन किया गया है। जैसे हमने पिछले पार्ट में भी समझा था कि लेबलिंग की जाती है ना, स्टार रेटिंग वगैरह दी जाती है, तो वो यही पार्ट था। ठीक है, इसके बाद कुछ और चीजें भी हैं, जैसे जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उसने इंट्रोड्यूस किया है एक बचत लैंप योजना। ठीक है, बचत लैंप योजना क्या है, अ प्रोग्राम अंडर विच हाउसहोल्ड्स में एक्सचेंज इनकैंडिसेंट लैंप्स। इनकैंडिसेंट लैंप आपने जो देखे होंगे घरों में, पहले से वो पीले वाले बल्ब जलते थे, है ना, वो होते थे इनकैंडिसेंट लैंप्स, उनको चेंज कर दिया गया है फॉर CFLs। और आज की डेट में तो आपको पता है कि CFL भी अब कम यूज होने लगे हैं, नाउ वी हैव गॉट LED। ठीक है, अच्छा CFL में क्या प्रॉब्लम थी, अगर आप मुझे एक चीज बताएं तो आई वुड बी रियली हैप्पी कि CFL को के यूज को डिस्करेज क्यों किया जाने लगा और ये LEDs का जो डेवलपमेंट है वो इतना ज्यादा क्यों हुआ। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो भी बताइएगा, फिर हम उसको वहां पर जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूजिंग द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्रेडिट्स टू इक्वेट द परचेज प्राइस। इसके बाद सम स्टेट्स हैव मेड मैंडेटरी द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर वाटर हीटर इन हॉस्पिटल्स, होटल्स एंड लार्ज गवर्नमेंट एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग्स। इस तरीके के भी कुछ स्टेट्स ने जो है रूल्स वगैरह लाए हैं, रेगुलेशंस लाए हैं कि जो सोलर वाटर हीटर है अपने जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, ठीक है, होटल्स वगैरह हैं जहां पर यूज जो है वो ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है, लार्ज गवर्नमेंट और कॉमर्शियल बिल्डिंग्स है, तो उनमें सोलर वाटर हीटर जो है वो लगाया जाना जरूरी है। और इस तरीके के सोलर वाटर हीटर के इंस्टॉलेशंस के लिए जो है वो सब्सिडी भी प्रोवाइड की गई है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स। द बायोडीजल परचेज पॉलिसी मैंडेट्स बायोडीजल प्रोक्योरमेंट बाय द पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ठीक है, एक बायोडीजल परचेज पॉलिसी लाई गई थी सरकार के द्वारा, उसमें क्या बोला गया था कि बायोडीजल का प्रोक्योरमेंट जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री के द्वारा क्या कर दिया गया है, मैंडेट कर दिया गया है। ठीक है, A mandate on ethanol blending of gasoline requires 5% blending of ethanol with gasoline from 1st January 2003, 9 states and 4 union territories। और इसको लेकर जो recent developments और भी हुए हैं वो आप अपने current affairs वाले सेक्शन में कंप्लीट या कवर उसको जरूर से कर रहे होंगे। ठीक है ना, बायोडीजल वगैरह को लेकर जो पिछली बार के प्रीलिम्स में भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो क्वेश्चन आया था, तो ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बना हुआ है। इसके बाद एक और प्रोग्राम है दैट इज इंडियन सोलर लोन प्रोग्राम। इसमें क्या है, अप्रैल 2003 में द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम दैट इज UNEP ने इनिशिएट किया था एक 3 साल का प्रोग्राम, क्रेडिट फैसिलिटी इन सर्दर्न इंडिया टू हेल्प रूरल हाउस होल्ड फाइनेंस द परचेज ऑफ सोलर होम सिस्टम्स। ठीक है, यानी कि किसके लिए था और कहां पर हुआ था ये ध्यान रखेंगे, सर्दर्न इंडिया में हुआ था, रूरल हाउस होल्ड को ये मदद करने के लिए कि वो सोलर होम सिस्टम्स जो है उनको क्या कर सके, परचेज कर सके। ठीक है, कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक अलॉन्ग विद देयर 8 एसोसिएट रीजनल रूरल बैंक्स, यानी कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं उनके साथ UNEP ने पार्टनरशिप की थी टू एस्टैब्लिश एंड रन अ लोन प्रोग्राम थ्रू देयर ब्रांच ऑफिसेज अक्रॉस कर्नाटका स्टेट एंड पार्ट ऑफ देयर नेबरिंग केरला स्टेट। तो आप समझ सकते हैं कि साउथ में कर्नाटक और केरला स्टेट में ये चीज लागू हुई थी। कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, साथ ही साथ उनके जो एसोसिएट
रीजनल रूरल बैंक यानी कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे उनके साथ यूएनईपी ने पार्टनरशिप की थी और इस तरीके का लोन प्रोग्राम जो है वो चलाया था। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट सब्सिडीज फॉर बोरोवर्स, यूएनईपी प्रोवाइड्स असिस्टेंट विद टेक्निकल इश्यूज, वेंडर क्वालिफिकेशन एंड अदर एक्टिविटीज टू डेवलप द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी फॉर दिस टाइप ऑफ फाइनेंस। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है लोगों को, जो बोरोवर्स वगैरह हैं, उनको इंटरेस्ट रेट में ही सब्सिडी प्रोवाइड नहीं की थी, बल्कि उसमें इस तरीके की जो असिस्टेंस है यानी कि टेक्निकल इश्यूज को लेकर कुछ असिस्टेंस है, वेंडर क्वालिफिकेशन है और बाकी और एक्टिविटीज भी जो है वो यहां पर डेवलप करने की बात की गई थी। ठीक है, इसके बाद एक अगला इनिशिएटिव है, दैट इज नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। ठीक है, अब देखिए ये जो है वर्ड से ही काफी अपने आप में क्लियर है, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट रेजिस्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है दैट इज मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन किस पे, जो मॉनसून है, इरिगेशन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इरिगेशन तो मतलब ऑब्वियस हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो बारिश है, जो मॉनसून का सीजन है वो मैक्सिमम 3-4-5 महीने रहेगा, उसके बाद बाकी पूरे साल भर खेती कैसे होगी। ठीक है, और अगर क्लाइमेट थोड़ा सा भी क्या हो, क्लाइमेट अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो, यानी किसी साल मान लीजिए बारिश कम हो गई, कहीं पर सूखा पड़ गया, तो एग्रीकल्चर के ऊपर क्या होगा, एग्रीकल्चर के ऊपर उसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा या इल इफेक्ट पड़ेगा। तो उसको लेकर यहां पर बात कुछ की जा रही है, उसको लेकर ये प्रोग्राम जो है वो बनाया गया है। ठीक है, देखते हैं क्या इनिशिएटिव है। ICAR has launched National Initiative on Climate Resilient Agriculture, that is NICRA, during 2010-11 with an outlay of 350 crore for the 11th plan। जो 11th 5-year प्लान था उसको लेकर बनाया गया था, 350 करोड़ का आउटले इसमें रखा गया था। ठीक है, इनिशिएटिव विल प्राइमरली इनहेंस द रेजिलियंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कवरिंग क्रॉप्स, लाइव स्टॉक और फिशरीज। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि ये क्रॉप्स, लाइव स्टॉक और फिशरीज तीनों को ही कवर कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या क्या है, टू इनहेंस द रेजिलियंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कवरिंग क्रॉप्स, लाइव स्टॉक एंड फिशरीज टू क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज थ्रू द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इंप्रूव्ड प्रोडक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन को इंप्रूव करने की बात की गई है, रिस्क मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज के एप्लीकेशन की बात यहां पर की जा रही है ना। प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या है, प्रोजेक्ट जो है उसमें 4 कंपोनेंट्स है। पहला है स्ट्रेटेजिक रिसर्च ऑन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। ठीक, एडेप्टेशन और मिटिगेशन के लिए स्ट्रेटेजिक रिसर्च करने की बात है। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ऑन फार्मर्स फील्ड्स टू कोप विद करंट क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। क्लाइमेट की जो वेरिएबिलिटी है, यानी कि जो क्लाइमेट में चेंज होता है, किसी साल बारिश ज्यादा होती है, किसी साल बारिश कम होती है ना, किसी साल गर्मी ज्यादा पड़ती है, गर्मी कम पड़ती है, तो उसको कोप करने के लिए फार्मर उससे कैसे निपटे, उसके लिए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। स्पॉन्सर्ड एंड कॉम्पिटिटिव रिसर्च ग्रांट्स टू फिल द क्रिटिकल रिसर्च गैप्स। क्रिटिकल रिसर्च गैप्स को फिल करने के लिए स्पॉन्सर्ड और कॉम्पिटिटिव रिसर्च ग्रांट्स वगैरह दी जा रही है और कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की। स्ट्रेटेजिक रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो द स्ट्रेटेजिक रिसर्च हैज बीन प्लान्ड एट लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ ICAR। ICAR के जो भी लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है वहां पर स्ट्रेटेजिक रिसर्च जो है वो प्लान की जा रही है इन नेटवर्क मोड कवरिंग क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फिशरीज सेक्टर, इन सबको कवर करते हुए। टू बिगिन विद द प्रोजेक्ट इज फोकसिंग ऑन क्रॉप्स। किन किन क्रॉप्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जैसे व्हीट है, राइस, मेज, पिजन पी, ग्राउंडनट, टमाटो, मैंगो, बनाना, कैटल में बफेलो, स्मॉल रूमिनेंट्स अमंग लाइव स्टॉक्स एंड बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, मेजर जो रिसर्च की थीम्स है इसमें वो क्या है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ऑफ मेजर प्रोडक्शन जोन। जो मेजर प्रोडक्शन जोन है उनका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट किया जा रहा है। लिंकिंग वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरीज टू कंटिजेंसी प्लानिंग, असेसिंग द इंपैक्ट्स एंड इवॉल्विंग वेराइटीज टॉलरेंट टू की क्लाइमेटिक स्ट्रेसेस जैसे कि ड्राउट, हीट, फ्रॉस्ट, फ्लडिंग एक्सेट्रा इन मेजर फूड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जा रही है ग्रीन हाउस गैसेस की इन ओपन फील्ड कंडीशंस इन मेजर प्रोडक्शन सिस्टम्स, इवॉल्विंग अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज थ्रू एनहेंसिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। ये सारी चीजें जो है इसमें की जा रही है। स्टडिंग चेंजेस इन पेस्ट डायनामिक्स, जो पेस्ट वगैरह हैं उनके डायनामिक्स में, यानी कि उनका जो डायनामिक मूवमेंट वगैरह होता है उसको लेकर उसके चेंजेस में जो उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसको स्टडी किया जा रहा है। पेस्ट और पैथोजन क्रॉप रिलेशनशिप एंड इमरजेंस ऑफ न्यू पेस्ट एंड पैथोजेंस अंडर चेंजिंग क्लाइमेट। अब क्लाइमेट अगर चेंज हो रहा है तो उससे कोई नए पेस्ट हैं या कोई नए पैथोजेंस वगैरह हैं, ठीक है ना, अगर वो डेवलप हो रहे हैं, उनकी इमरजेंस हो रही है तो उसको भी स्टडी किया जा रहा है। ठीक है, एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज इन लाइव स्टॉक थ्रू न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल मैनिपुलेशंस। एनवायरमेंटल और न्यूट्रिशन मैनिपुलेशंस पे जो लाइव स्टॉक
के लिए एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज हैं, उसकी भी स्टडी चल रही है। इसके बाद है हार्नेसिंग दी बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर इन इनलैंड एंड मरीन फिशरीज थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पॉनिंग बिहेवियर। स्पॉनिंग बिहेवियर बेसिकली उनका जो फिशेज वगैरह जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, एग्स वगैरह ले करते हैं, उस पूरी की पूरी प्रोसेस को स्पॉनिंग प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है। 7 major research institute of the ICAR will work in unison to evolve the coping technologies with Central Research Institute for Dryland Agriculture, that is CRIDA Hyderabad as the lead center। तो आप समझ सकते हैं इसमें निकरा अगर है तो निकरा का जो लीड इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है, दैट इज सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बेस्ट बेट एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज टू कोप विथ क्लाइमेट वेरिएबिलिटी विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन फार्मर्स फील्ड्स in 10 most vulnerable districts of the country। तो ये चीजें की जाएंगी। The technologies include rain water harvesting and its judicious use, in situ moisture conservation, drought management strategies, seed and fodder banks, timely and precision agriculture, effective agro advisory system through information communication technology kiosks। तो ये सारी चीजें इसमें करने की बात है। Small or marginal farmers in rain-fed coastal and hill areas will benefit more in view of the focused attention in these areas। तो जो आपके रेन फेड एरियाज हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, जो हिल एरियाज हैं, उनके ऊपर ज्यादा जो है वो फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ के जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो इससे ज्यादा बेनिफिट जो है उनको मिल सकता है। ठीक है। इसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ साइंटिस्ट इन फ्रंटियर एरियाज इज अनदर कोर एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट। साइंटिस्ट की कैपेसिटी बिल्डिंग भी जो है इसमें एक कोर एक्टिविटी है इस प्रोजेक्ट की। ठीक। टू प्रिपेयर ऑल स्टेक होल्डर्स टू फेस चैलेंजेस, मल्टी-pronged अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स ऑन इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज आर प्लान। ठीक है। तो इस तरीके के जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स है वो भी इसमें करने की बात की जा रही है, उनकी भी प्लानिंग चल रही है। ठीक है। नेक्स्ट इज योर BSE ग्रीनेक्स। ठीक है। BSE तो ये वही है, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो आपका है, जिसके थ्रू स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है, ये वही है। इसने कुछ ग्रीनेक्स लॉन्च किया। आप देखते हैं ये ग्रीनेक्स क्या है। द BSE ग्रीनेक्स इंडेक्स इज अ वेरिटेबल फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग अ क्रेडिबल market-based response mechanism in India, whereby both businesses and investors can rely upon purely quantitative and objective performance-based signals to assess the carbon performance। तो इसलिए किया जा रहा है। G-Trade जो है, that is G-Trade Carbon Exchange Rating Services Private Limited, that is G-Trade is a company based in India which has co-developed the BSE Greenest Index in close association with the BSE। तो ये जो G-Trade है, ये नाम आप याद रखेंगे कि इसने जो है BSE दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर BSE ग्रीनेक्स इंडेक्स बनाया है। ठीक है। इस इंडेक्स के अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो दो BSE ग्रीनेक्स इंडेक्स इंक्लूड्स टॉप 20 कंपनीज विच आर गुड इन टर्म्स ऑफ कार्बन एमिशंस, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड टर्नओवर। इनके मामले में जो बेटर कंपनीज हैं, टॉप 20 कंपनीज हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। द इंडेक्स इज अ केप वेटेड फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स कंप्राइजिंग फ्रॉम द लिस्ट ऑफ BSE 100 इंडेक्स। इसका जो बेस डेट रखी गई है वो 1 अक्टूबर 2008 रखी गई है और बेस इंडेक्स वैल्यू जो है वो कितनी रखी गई है, 1000। इंडेक्स को जो है वो बैलेंस किया जाता है बाय एनुअल बेसिस पे, यानी कि साल में 2 बार, एक एंड ऑफ मार्च और दूसरा एंड ऑफ सितंबर के क्वार्टर में। ठीक है। सितंबर के क्वार्टर का जो रिव्यू है विल बी बेस्ड ऑन द फ्रेश set of carbon emission numbers and the March quarter review will be based on the existing carbon emission numbers but latest financial data। ठीक है। तो इससे ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है। BSE ग्रीनेक्स क्या है, किसने बनाया है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद एक प्रोग्राम और है, दैट इज फेम इंडिया प्रोग्राम। फेम इज, ये नेम और फेम वाला फेम नहीं है। इस फेम का मतलब है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दैट इज फेम इंडिया। ठीक है। स्कीम रोल आउट हुई थी अप्रैल 2015 में बाय द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक। द स्कीम विल हेल्प प्रमोट यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स एंड इनिशियली अ सब्सिडी ऑफ 30% विल बी प्रोवाइडेड टू द बायर्स। पहली बात तो यह है कि इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स क्या होते हैं ये आपको समझना है। ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जिसमें बैटरी वगैरह लगती है, और हाइब्रिड व्हीकल्स ऐसे ही व्हीकल्स होते हैं जो दोनों से चल सकते हैं, मतलब बैटरी से भी चल सकते हैं और अगर उसमें आप फ्यूल का यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दे आर नोन एज हाइब्रिड व्हीकल्स। तो इसमें क्या बोला गया है कि ये जो स्कीम लाई है उसमें ये बोला गया है कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स के यूज को प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है, और जो इसके बायर्स होंगे, जो खरीदार होंगे, उनको इनिशियली 30% तक सब्सिडी देने की बात भी कही जा रही है। अ फेज्ड रिप्लेसमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स विद दोज बेस्ड ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज विल लीड टू अ नेट सेविंग ऑफ 14,000 करोड़। यानी कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स हैं, यानी कि जो हमारे
गैसोलीन वगैरह से, पेट्रोल डीजल से जो व्हीकल्स चलते हैं, उनका अगर हम धीमे धीमे यानी कि फेज बाय फेज अगर रिप्लेसमेंट करते हैं उन व्हीकल से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो 14,000 करोड़ तक की जो सेविंग है वो हो सकती है। दिस स्कीम इज प्रपोज टू बी इंप्लीमेंटेड ओवर द 6 years 2020 तक, which looks at the sale of electric and hybrid vehicles up to 60 to 70 लाख यूनिट्स पर ईयर। तो यानी कि 2015 में जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो इसमें ये बोला गया था कि 6 साल तक ये स्कीम जो है 2020 तक चलेगी, और इसके में टारगेट ये रखा गया था कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल जो है वो 60 से 70 लाख यूनिट्स हर साल लगभग बिकेंगी। ठीक है, इसके बाद अगला है लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज, दैट इज LTEO। ये क्या है देखिए, long term ecological observatories, that is LTEO, for climate change studies are one of the components under the climate change action program with an outlay of rupees 40 crores in the 12th plan period. The science plan of LTEO was released during the 21st conference of parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, that is UNFCCC, at the Paris in 2015। जो इसकी UNFCCC की जो 21वीं COP दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी पेरिस पे, वहां पर इसको जो है रिलीज किया गया था। ठीक है, इसका जो फर्स्ट फेज ऑफ LTEO प्रोग्राम है इंक्लूड्स क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ फील्ड साइट्स टू एसेस द हेल्थ ऑफ 8 डिफरेंट बायोम्स इन द कंट्री। ठीक है, देश में जो 8 बायोम्स हैं उनकी हेल्थ को एसेस करने के लिए यहां पर बात की जा रही थी। ठीक है, वो 8 बायोम्स कौन कौन से हैं? वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, नॉर्थ वेस्टर्न एरिड जोन, सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड सुंदरबंस। ठीक है, LTO प्रोग्राम जो है वो किस बात को लेकर एम करता है? इट एम्स टू अंडरस्टैंड द बायोफिजिकल एंड एंथ्रोपोजेनिक ड्राइवर्स ऑफ इकोसिस्टम चेंज। ठीक है, इकोसिस्टम चेंज के जो ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था। ड्राइवर्स का मतलब यहां पर कोई व्हीकल चलाने वाला ड्राइवर नहीं है। ठीक है, ड्राइवर्स मतलब वो फैक्टर्स जिनसे इकोसिस्टम में चेंज आ रहा है, क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, दे आर द ड्राइवर्स। ठीक है, इन सेलेक्टेड बायोम्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन सोशियो इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। तो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस का एक नेटवर्क बनाया जाएगा और उसके थ्रू इस तरीके के जो सेलेक्टेड बायोम्स हैं वहां पर बायोफिजिकल और एंथ्रोपोजेनिक ड्राइवर्स जो है इकोसिस्टम चेंज के, उनको अंडरस्टैंड किया जाएगा। ठीक है, और उनका इफेक्ट क्या पड़ता है, सोशल रिस्पॉन्स क्या है, इकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है, उसको पूरा का पूरा स्टडी किया जाएगा। इसके बाद एक्टिविटीज इंक्लूड experimental work to assess the change of structure and function in the natural ecosystems, identification of patterns and drivers of change in the natural ecosystems by monitoring populations of freshwater fish, birds, mammals, herbivores and carnivores, animal movement, soil processes and forest, grassland, biophysical climatic variables etc। इन सब चीजों की जो है स्टडी की जाएगी और उसके तहत जो भी नेचुरल इकोसिस्टम में चेंज आ रहा है, उसके स्ट्रक्चर में, फंक्शन में जो भी चेंज आ रहा है उसको एसेस किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक है द नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, दैट इज NAFCC। ये देखते हैं क्या है। द नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, दैट इज NAFCC, इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम सेटअप इन 2015-16। ठीक है, 2015-16 में ये स्कीम जो है वो लाई गई थी। इस स्कीम का एम क्या है? इज टू सपोर्ट concrete adaptation activities which mitigate the adverse effects of climate change। climate change में जो adverse effect climate change को mitigate करने के लिए जो भी adaptation activities यहाँ पर ली जा रही हैं, जिनको adapt किया जा रहा है, उनको support करना इसका काम है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी activities होंगी उनको implement किया जाएगा प्रोजेक्ट मोड में। The projects related to adaptation in sectors such as agriculture, animal husbandry, water, forestry, tourism etc. are eligible for funding under NAFCC। और नाबार्ड जो है, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, ये इसका नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी रहेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हो गई चैप्टर 22 को लेकर, दैट इज इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज। तो आई होप की चीजें जो है आपको समझ में आ रही होंगी। मैं आपको लगभग हर लेक्चर में ये चीज जो है बता रहा हूं, एक बार फिर से याद दिला रहा हूं कि यहां पर हम लोग जो है इस बुक को कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, और बाकी जो मैंने आपको बताया कि जो करंट रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है ना, अगर आप लोग करंट अफेयर्स वगैरह पहले से कवर कर रहे हैं, जो तो इस साल के यानी कि 2021 के जो सिंसियर एस्पिरेंट्स होंगे वो लोग तो आई एम वेरी मच श्योर कि पिछले 1-1.5 साल से जो है करंट अफेयर्स को
बी इट थ्रू द न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर जो है, या फिर आपके जो भी करंट अफेयर मैगजीन या जहाँ जिस भी सोर्स से आप कवर कर रहे हैं वो कर ही रहे होंगे। तो उनके लिए मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि अगर आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है, क्योंकि आपने पिछले 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पढ़ी होगी, उनको आप इस टॉपिक के साथ जो है अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर पॉसिबल होगा, अगर टाइम परमिट करेगा और हमारे पास अगर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो हम इस पूरे का पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद बिफोर प्रीलिम्स 2021 कुछ इस तरीके की चीजें जो है वो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग 100% कि हम करेंगे, बट येस वी विल डेफिनेटली ट्राई, जितना भी बेस्ट पॉसिबल हमसे हो पाएगा वी कैन डू इट फॉर यू, ठीक है। चलिए फिलहाल इस चैप्टर का यहां पर हमने कंप्लीट करा है, अगले लेक्चर से अब हम लोग जो है हमारा जो अगला चैप्टर रहेगा उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियो साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स क्विजेज मिल जाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां पर जाके कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर, या फिर जो हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co, वहां पर जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात पूछना चाहें या बताना चाहें तो उसके लिए आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं, दैट इज फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, जहां पर भी आप चाहें उसके थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है, अगले लेक्चर से हम लोग नया चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्द ये कोर्स जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।